नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? आई होप फ्रेंड्स यू आर वेल। साथियों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का हाउ टू ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोगों ने कल देखा था मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में और वो बहुत अच्छे से मैंने कवर किया था। आज हम बात करेंगे लास्ट लेक्चर में। हम देखेंगे इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होगा, हम देखेंगे इसमें कि प्लेसेंटा क्या है, इसमें देखेंगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, बर्थ कंट्रोल क्या है, एंड इसमें देखेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, जिसमें स्पेशली हम देखने वाले हैं आज एचआईवी के बारे में। ठीक है, तो ये दो चार पॉइंट जो मैंने बोला है आज इस लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो ये लेक्चर आज का जो फाइनल होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में यहाँ से मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आइए लेट नहीं करते हैं, फर्स्ट हेडिंग हम समझेंगे, बहुत ही छोटे छोटे एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही अच्छे से, ताकि आपको कम लाइनों में पूरी बातें एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है ना? आइए पहले देखेंगे फर्टिलाइजेशन। आपको पता है फर्टिलाइजेशन कहता है कि मेल और फीमेल, जैसे जो ऑस्पर्म रिलीज होता है वो ऑस्पर्म जा करके कहाँ पर जमा होता है? जाहिर सी बात है कि वजाना के माध्यम से जाके डिपॉजिट होगा। अब वहां जब ये फैलोपियन ट्यूब से क्या होगा कि फैलोपियन ट्यूब में जब ये पहुंचेगा समय से पहले, अगर ओम रिलीज हुआ है और अकॉर्डिंग टू हम कह सकते हैं ऑस्पर्म भी है, तो दोनों आपस में मिलकर के फ्यूज कर लेंगे। इसी को तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं ना। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स आज हम देखेंगे। आइए नोट्स अपना निकाल लीजिए और देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके फ्रेंड्स, हेडिंग डालिए फर्टिलाइजेशन। जानते हैं दोस्तों कि जो ऑस्पर्म होता है, ये ऑस्पर्म कहाँ पर डिपॉजिट होता है? डिपॉजिटेड, सीधा बताएंगे कहाँ पर? इन द वेजाइना। ठीक है ना भाई, वेजाइना पे ही तो जाके डिपॉजिट हो जाएगा स्पर्म ना, जो रिलीज होता रहेगा। ठीक है, चलेंगे आगे देखेंगे। फिर वहां से दोस्तों देखेंगे कि ये जो ओम होता है, ये ओम ट्रेवल करता है, और ये ट्रेवल करते हुए आप देखेंगे कहाँ पर? ओवी डक्ट, यानी फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंचना चाहता है। भाई चाहते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में ही तो रखा हुआ है ओम, अब वहीं से जो आएगा उसको वहां से फ्यूज कर लेगा। तो ये वहां तक प्रोसेस होगा, अर्थात हम इसमें समझ सकते हैं दोस्तों कि इन दिस फैलोपियन ट्यूब, इन दिस फैलोपियन ट्यूब, ध्यान से समझिएगा इसका, इफ ओम रिसीव, ओम क्या रिसीव करेगा? रिसीव ए स्पर्म, स्पर्म वहीं पर आपस में लोग क्या करेंगे? मीट करेंगे, मिल जाएंगे। और मीट करने के बाद आप दोस्तों देखेंगे कि यहाँ से लोग क्या करते हैं? मीट करने के बाद या इसी को यूनाइट भी करते हैं, यूनाइट करेंगे और टू फॉर्म क्या बना देगा ये? टू फॉर्म जायगोट। क्या बात यहाँ तक क्लियर है भैया? अब जायगोट बना, और जब जायगोट बन जाता है तो इसी प्रोसेस को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल आपने देखा कि जो ऑस्पर्म आ रहा है वो ऑस्पर्म फैलोपियन ट्यूब में जा करके किसी तरह से ओम से फ्यूज कर लेता है, और फ्यूज करने के बाद जैसे वो यूनाइट करता है फिर जाइगोट बन जाते हैं, जाइगोट जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। सपोज मान लेते हैं कि वहां पर इसको ओम ना मिले, फिर क्या होगा? तो फाइनली वो डिजेनरेट कर जाता है, ये भी ध्यान देना। ठीक है, वो आगे आ रहा भी बता देंगे इसमें। देखो इसमें फिर बताएंगे अगली लाइन से दोस्तों। अब इसमें ये क्वेश्चंस कई बार आता है कि ये प्रोसेस पूरा होता कहाँ पे है, तो पूरा प्रोसेस आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं फैलोपियन ट्यूब को इस तरह लिख देता हूँ, फैलोपियन ट्यूब है या इसी का नाम है ओविडक्ट, यहीं पे प्रोसेस होता है, ध्यान देना। जैसे ठीक ना, जैसे कि मैंने ये अभी कल ही बताया था ये सब चीजें आपको। ये जो एरिया होता है ये इसी फैलोपियन ट्यूब में ओविडक्ट में ही आकर के दोनों आपस में ज्वाइंट होते हैं या फिर मीट कर लेते हैं, राइट? यहाँ पे फ्यूज हो जाता है, फाइनली ये प्रोसेस होता है। अगला हम देखेंगे, अगला हेडिंग होगा हमारा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन बहुत आसान है, यही जाइगोट डिवाइड करके बनाता है, एक स्टेज आता है जिसका नाम होता है मारूला, और यही मारूला जा करके यूटेराइन वॉल पर क्या होता है? डिपॉजिट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। देखो इसमें हम सिंपल बता सकते हैं भैया कि जाइगोट जो होता है, ये जाइगोट क्या करता है? ये जाइगोट दोस्तों हम करेंगे कि इमीडिएटली क्या करते हैं ये लोग? डिवाइड करते हैं। और जब इमीडिएटली डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे ये बना देंगे क्या? एक मास बना देंगे। क्या बना देंगे?
मास ऑफ सेल, और इसी मास ऑफ सेल का नाम पड़ जाता है, इस मास ऑफ सेल का नाम पड़ जाता है मोरुला। ध्यान रखना, ये मोरुला बन जाता है जब जाइगोट कंटिन्यू इमीडिएट डिवाइड करता है तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल बनते हैं, मास बन जाता है, उसी को हम लोग मोरुला कहते हैं। यही मोरुला जा करके यूटेराइन वाल पर डिपॉजिट हो जाता है, इसी बात को समझना है। और फाइनली देखेंगे कि ये जो होते हैं दोस्तों, ये इटसेल्फ ऑफ यूटेरस, यूटेरस के वाल पर क्या होता है, ये डिपॉजिट हो जाते हैं। इस डिपोजिशन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इम्प्लांटेशन कहा जाता है। जो कि आप देखेंगे ये इम्प्लांटेशन जो होता है दोस्तों, इस इम्प्लांटेशन से हम कह सकते हैं कि ये फीमेल को हम बोलते हैं कि फीमेल शो बी द प्रेग्नेंट। इस फीमेल को हम लोग किस दर्जे से देते हैं, प्रेग्नेंट कहा जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो स्टेज होता है इसी को बोलते हैं प्रेगनेंसी कहते हैं। ये प्रेगनेंसी इसका स्टेज होता है, ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी की अवस्था में उस स्टेज में female become the get pregnant when the morula stage are completely deposit on the uterine wall। ये जाकर यूटेरस के वाल पर जमा हो जाता है, जिसी को हम बोलते हैं कि इम्प्लांटेशन हो चुका है। हालांकि इम्प्लांटेशन ये फर्टिलाइजेशन के 6-7 दिन बाद ये शुरू हो जाता है, ठीक है ना, वो चीज ध्यान रखना इसको। चलो अब इसमें आगे हम बता देंगे। हाँ ये लिख चाहो तो अबाउट ए वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये ध्यान देना है इसको। फर्टिलाइजेशन जैसे हो गया है, अब उस फर्टिलाइजेशन के बस एक सप्ताह बाद लगभग जान लीजिए कि वापस में क्या होता है, प्लांट होना चालू हो जाएंगे। इसको ध्यान देना, तो बहुत ही छोटा छोटा लाइन है, मैं बताता रहूंगा। अब देखो भैया, प्लेसेंटा क्या होता है, इसका नाम प्लेसेंटा। आप जानते हैं हिंदी में नार कहते हैं बच्चा। जैसे माँ जो है अपने बच्चे को एक नार से क्या करती है, एक प्लेसेंटा से, एक धागे से जोड़ कर रखती है, जिससे उसको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, वेस्ट, सारी चीजें उसी से क्या होते हैं, ट्रांसफ्यूज होते रहते हैं। तो ये प्लेसेंटा जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आपको अभी अम्बिकॉन मिलेगा, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से देखेंगे, उसमें फ्लूइड भरा होता है, अम्बिलिकल फ्लूइड कहा जाता है। ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जिससे एक नई बॉडी का फॉर्मेशन भी किया जा सकता है इन लेबोरेटरी। तो बहुत ही आसान तरीके से भी मैं बता देता हूँ। देखो इसमें सिंपल हम बता देंगे भैया क्या है, कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, द डेवलपिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है ये अटैच होते हैं। क्या होते हैं ये लोग, अटैच्ड कहाँ पर, यूटेरस पर। यूटेरस पर अटैच तो हो जाते हैं, लेकिन कैसे, बाय द बाय द बाय द टिश्यू। उसी टिश्यू का नाम है भैया क्या, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा कुछ और नहीं, प्लेसेंटा एक टिश्यू है। वो टिश्यू जा करके जैसे माता है, और माता से ये जुड़ जाएगा एक बच्चा है ना, एक नाल से जुड़ जाता है, उसी नाभि नाल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा के रूप में जानते हैं, जो सारी चीजें ट्रांसफ्यूज करने का वहीं पे काम करता है। फिर देखेंगे, क्योंकि हम इसको जानते हैं कि एक प्रकार से ये क्या होता है हमारे लिए, एक फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है। ये फिजियोलॉजिकल कनेक्शन होता है किसके बीच में, बिटवीन बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मदर्स यूटेराइन वाल, ठीक है ना। माता का जो यूटेराइन वाल होता है वहां से और ये जुड़े रहते हैं, ध्यान रखिएगा। एक क्या है, फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है, किसके बीच में है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो अभी पढ़ रहा है वो, और माँ का जो यूटेरस होता है उसकी, उन दोनों के बीच का कनेक्शन है ये प्लेसेंटा, ठीक है। अब अगला देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी अम्बिलिकल अम्बिलिकल जो कॉर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक टफ होता है, मजबूत, एक टफ स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। दैट जो क्या करता है, दैट सर्व सर्व ब्लड वेस्कुलर ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन, जो ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन करेगा किसके बीच में, बिटवीन बिटवीन डेवलपमेंट डेवलपमेंट, या इधर ऐसे करेंगे, बिटवीन द फीटस करेंगे, बिटवीन फीटस प्लस यूटेराइन वाल,
यानी वह जो बच्चा है जो पेट में पल रहा था, एम्ब्रियो जो फिटस में चेंज हो वो, और माँ का जो यूटेराइन वॉल है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है जिसके द्वारा वैस्कुलर बंडल सप्लाई किया जा रहा है, भाई ब्लड तो जाएगा ही जाएगा। तो उस बॉल के पास ब्लड जाएगा, वो लेकर कौन जाएगा? अम्बिलिकल कॉर्ड। ये बात ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा आपके सामने ये वाला। तो अम्बिलिकल कॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना ये पार्ट। आगे इसमें बता देंगे भैया कि ये जो होता है, जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, ये एम्ब्रियो इनक्लोज्ड होता है, एम्ब्रियो हमारा इनक्लोज्ड होता है, किसके साथ? इनक्लोज्ड। बता देंगे हम लोग दोस्तों कि इन ए सैक, एक बर्तन होता है, इन ए सैक, उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम सीधा बताऊंगा मैं, ये अम्बिलिकल है तो उसका नाम हो जाएगा एमनियन। एमनियन, ध्यान दीजिएगा। एमनियन एक पाउच है, एक कवरिंग है, जो उस डेवलप्ड या डेवलपिंग एम्ब्रियो को चारों तरफ क्या होता है? कवर हो जाता है, ठीक है ना, ये हो जाता है। एंड फाइनली देखेंगे दोस्तों कि ये जो होता है इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, इसके अंदर क्या भरा होता है? विच फिल्ड, ये एमनियन फिल्ड होता है किसके साथ? फिल्ड विथ एमनियोटिक फ्लूइड। ध्यान से देखना है सर, एमनियोटिक एमनियोटिक फ्लूइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी एमनियोटिक फ्लूइड से पूरा एमनियन हमारा भरा रहता है, धसा रहता है, और यही फ्लूइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहिए तो थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लीजिए और एक नए ऑर्गन का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, जैसा टिश्यू कल्चर आपने पढ़ा होगा, ठीक यहाँ पर भी ये सुविधाएं एप्लीकेबल है, राइट। चलो ये बात तो होगी। अब ये होता क्या दोस्तों, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये क्या करेगा? तो ये बच्चे को शॉक से बचाएगा, प्रिवेंट करेगा, इसको यहीं पे लिख लो, विच प्रिवेंट विच प्रिवेंट शॉक, है ना, शॉक एब्जॉर्बर होगा, है ना, साथ ही साथ हेल्प करेगा, हेल्प प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो एम्ब्रियो फ्रॉम डैमेजिंग। कोई भी डैमेज अगर एम्ब्रियो को हो रहा है तो यही मिलकर के एमनियन फ्लूइड क्या करता है? चारों तरफ से उसको सुरक्षित कर लेता है। जैसे हमारे माइंड में आप जानते हैं सर्वलो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, सीएफसी, सीएफ, है ना, सेरेब्रो सी, स्पाइनल एस, एफ, सी एस एफ, ये फ्लूइड ब्रेन में है। इस लिक्विड ने क्या किया कि कहीं से कोई भी झटका लगता है तो उसको आपको पहले सेफ कर देगा, ठीक है। इसे यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड है, ये भी मदद करता है उस एम्ब्रियो के लिए, ठीक है। चलो आगे देखेंगे भैया। अब इसमें चाहिए तो छोटा सा मैं एक डिफाइन करता हूँ, इसको देखना। देखो इसमें आप ऐसे लिख लीजिए, एक पॉइंट में चाहता हूँ कि प्लेसेंटा जो है, एक लाइन क्या कहता है, प्लेसेंटा हमारा दोस्तों सर्व करता है, प्लेसेंटा क्या करता है? सर्व एज टिश्यू, टिश्यू को सर्व करता है थ्रू, जिसके द्वारा क्या होता है? थ्रू विच विच ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड फूड, ये सब क्या होते हैं? सप्लाइड होते हैं। सप्लाइड कहाँ से होता है ये? फ्रॉम मैटरनल ब्लड, जो मम्मी होती है मैटरनल का जो ब्लड होता है वहां से, किसके पास भैया? फिटस के पास। ये माँ से कहां पर जाता है? ये फिटस पे जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से देना, एफ ई टी ई एस, ठीक है ना। चलो ये हो जाता है, और साथ ही साथ ये जो प्लेसेंटा है क्या ट्रांसफर करता है उसको और देख लो, कुछ चीजें और करेगा, जैसे कि ऑक्सीजन को तो ले ही जा रहा है, साथ ही साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट में अगर कोई पूछेगा सच एज, कौन कौन से न्यूट्रिएंट कह देना? ग्लूकोज, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ठीक है ना, एंड साल्ट, ये सारी चीजें दोस्तों, ये सब ब्लड वेसल्स वगैरह, ये सब चीजें इसी के माध्यम से वह जो बच्चा है, जो फिटस है, वहां तक आसानी से ये पहुंच जाता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। अब इसका आप इसमें सॉल्व लीजिए, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बर्थ कंट्रोल, कैसे हम जनसंख्या विस्फोट को रोकें। तो उसी को समझने के लिए बहुत सारे कंट्रासेप्शन मेथड होंगे, जो कि फिजिकल होंगे, केमिकल होंगे, नेचुरल होंगे, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इसमें केमिकल्स यूज करेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होगा, कहाँ पे कॉपर का यूज करते हैं, फीमेल्स की बॉडी में कौन सा यूज होगा, फीमेल में वेस्कोटोमी क्या है, ट्यूकोटोमी क्या है, इन सारी चीज़ों को डिस्कशन हम लोग अब करने वाले हैं। पहले इसका स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, क्लियर। चलिए
चलिए भैया, अब अगला देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपको पता है कि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसा है, यानी आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ हाई मेंटेन की नहीं है। ये अगर मान लेते हैं कि आपको कोई बीमारी हो जाए, कोई रोग हो जाए, कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड रोग हो जाए, तो क्या आप रिप्रोडक्शन आप प्रॉपर रूप से हो पाता है, करते हैं, जितना चाहिए उतना प्रॉपरली होता है कि नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होना आपके बर्थ कंट्रोल को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अब यानी ये कहना क्या चाहता है, लिखा कि वेरियस वे टू प्रिवेंट, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो प्रिवेंट करते हैं, रोक सकते हैं किसको, फर्टिलाइजेशन को, एंड चेक, चेक माने भी रोकना होता है, चेक द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्या होते हैं, रोग होते हैं, जो डिजीज होते हैं, वो क्या फैले ना ज्यादा दूर तक या ज्यादा लोगों तक, इसको रोकना, चेक करना, चेकआउट करना, ये तमाम चीजें हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के माध्यम से देखते हैं। जिसमें सबसे पहले जानेंगे कि बर्थ कंट्रोल का इस पर क्या इम्पैक्ट है। तो आइए कैसे बर्थ कंट्रोल को रोक सकते हैं हम लोग, तो देखिए पहला हम बताएंगे इसमें बर्थ कंट्रोल। समझ में भैया, बर्थ कंट्रोल यानी हम लिख सकते हैं कि अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है, जो अनचेक्ड पॉपुलेशन जो ग्रोथ होता है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ है लीड करता है क्या, लीड्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन माने जनसंख्या विस्फोट। अगर आप अनचेक्ड कर देंगे, यानी अनचेक्ड ग्रोथ आप शुरू कर दिए, यानी मन हो जितना रोग, मन हो जितना पॉपुलेशन बढ़ाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर चेक्ड होता तो यानी रोक रहे हैं आप, इस पर केयर कर रहे हैं, लेकिन आपने केयर नहीं किया, अनचेक छोड़ दिया, यानी कि जब जितना मन करे लोग अपना पॉपुलेशन बढ़ाओ, नो प्रॉब्लम। तो आप बताइए, खाने का सामग्री दैट इज अ वेरी स्मॉल एंड देयर इज अ टू मच पॉपुलेशन which will be the consumed to that, so how they can survive if product is a very small amount and eater too much, so it may be too much competition होगा है? इतने ज्यादा लोग हैं, maybe they can kill to each other and who will survive, they can take the food, so this is a very complicated process। तो यही कह रहा है कि अनचेक्ड पॉपुलेशन अगर आप छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं ये लीड कर देगा, बना देगा, क्या बना देगा, एक्सप्लोजन कर देगा, विस्फोट का, नहीं पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। इतनी बातें क्लियर होंगी। अब हम कैसे बर्थ को कंट्रोल करें उसको देखो। यानी दोस्तों हम इसमें बता सकते हैं कि हम वेरियस वे, कहीं ना कहीं इसके लिए हम वेरियस वे यूज किया जाता है, वेरियस वे यूज्ड फॉर दिस पर्पस, पर्पजेस। जैसे पहला हम बता देंगे, हमको रोकना है तो हम लोगों को क्या करेंगे, एजुकेटेड बना देंगे, सही बात है, आपने लोगों को एजुकेशन दे दिया। अब आप बताओ, जब हमारे सभी समाज, हमारी जो गांव होती है, जो हमारा एक कह सकते हैं एरिया होता है, वो सब एजुकेटेड है, तो क्या वो ऐसे कृत्य करेंगे जिस कृत्य से उनका नुकसान होगा या उनकी फैमिली का इसमें कुछ डैमेज होगा? अगर ऐसा कोई दिख भी रहा है तो वो लोग नहीं करेंगे, यानी वो किसी प्रकार के किसी का सामग्री यूज नहीं करेंगे, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चीज हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो वेल डेवलप्ड हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, समाज में अच्छी बुराई चीजों को समझ पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को एजुकेटेड करना, नहीं हमारे पब्लिक को, हमारे लोगों को, हमारे समाज को, हमारे गांव को, हमारे एरिया को, हमारे शहर को फुल एजुकेशन की आवश्यकता है, जो इन सब चीजों के विषय में भी समझे, अच्छे से सुचारू ढंग से उनको समझाया जा सके। ऐसे लोग भी की आवश्यकता पड़ती है, तो ये चीजें होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ऑफ द बर्थ कंट्रोल, राइट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ज्यादा इसमें कुछ बताने का आवश्यकता नहीं है। सेकंड मैं इसमें बताऊं प्रिवेंशन मेथड। आपने प्रिवेंशन मेथड लगा दिया, क्या लगा दिया इसमें, या प्रिवेंटिव मेथड ले लो। अब आपने इसमें कुछ रोकथाम का व्यवस्था लगा दिया भैया। देखो क्या रोका आपने, तो प्रिवेंशन मेथड में हम लोग बताएंगे भाई साहब कि प्रिवेंट करेंगे, हम लोग प्रिवेंट करेंगे किसको, प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ एग, फ्यूजन ऑफ एग किसके साथ, विद द स्पर्म। अब बताओ
स्पर्म का फ्यूजन होगा ही नहीं एक के साथ, तो कैसे कुछ बन पाएगा? कुछ नहीं बनेगा, पॉपुलेशन ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी, रुक जाएगी, यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या, फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस, डू नॉट टेक प्लेस। तो ये मेथड होना बहुत जरूरी है, जिसे प्रिवेंटिव मेथड हम लोग फॉलो कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे इसमें देखेंगे दोस्तों। तीसरा हम बताएं इसमें तो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड होते हैं। कैसे होते हैं? तीसरा कॉन्ट्रासेप्शंस मेथड, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है भाई। कॉन्ट्रासेप्शंस मेथड देखिए, कॉन्ट्रेसेप्शन ना, कंसीव, कंसीव माने धारण करना, हम धारण ना ही करें, हम कॉन्ट्रासेप्ट कर लें, अपने अंदर कुछ कॉन्ट्रासेप्ट कर लें, यानी अपने अंदर कुछ धारण कर लें जिससे चीजों को रोक सकें। तो वही चीजें कॉन्ट्रासेप्शन मेथड क्या कहता है, देखो ये लोग कहते हैं भैया कि इसमें जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है, या इसको मैं अगर ब्रैकेट में चलो अच्छा रहने दो, इट्स रिजल्ट या इट इज ए रिजल्ट्स इन बर्थ कंट्रोल and and the basis and in the basis of family planning, family प्लानिंग, ध्यान से देखना इस बात को, फैमिली प्लानिंग, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं इट में भी, या तो ये क्या हो सकता है, नेचुरल भी हो सकते हैं, नेचुरली इनको हम बना सकते हैं, ध्यान से देखना, नेचुरली हो सकते हैं, या फिर हम बता सकते हैं ये मैकेनिकली हो सकते हैं, या फिर ये केमिकली। तो ध्यान देना, ये तीन मेथड से हो सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। पहला है नेचुरल, नेचर के द्वारा खुद हो जाए, मैकेनिकल, कुछ मैकेनिक यूज कर लीजिए, कुछ केमिकल यूज कर लीजिए, जैसे अस्पर्मिसाइड, अस्पर्मिसाइडल के द्वारा, ठीक है। ये तीन मेथड का यूज करके कहीं ना कहीं हम फर्टिलाइजेशन के रेट को जीरो कर देंगे, कम कर देंगे, जिससे पॉपुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, ठीक। अगर आपको थोड़ा सा जानकारी रखना है तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हल्का हल्का देख लीजिए नेचुरल मेथड क्या है। नेचुरल मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, देखो पहला ही देख लो, फर्स्ट, बहुत आसान है भैया, कुछ है ही नहीं इसमें, समझ लो। देखो जैसे मान लो दोस्तों कि इफ कपुलेशन, कपुलेशन हो रहा है, इफ कपुलेशन इज अवॉइडेड, अगर आप कपुलेशन को अवॉइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इसको अवॉइडेड कर दीजिए, किस लिए, कब तक, फॉर फॉर फ्यू डेज, दैट इज +3, यानी 3 से ज्यादा डे तक, और कब, ऑफ द फर्स्ट ओवल्यूशन, या ऑफ द ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ ओवल्यूशन, ओवल्यूशन, ये ध्यान देना इसको, फर्स्ट डे ऑफ ओवल्यूशन, ठीक है ना। इस मेथड से भी दोस्तों फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, इससे भी फर्टिलाइजेशन हमारा रुक जाएगा, क्योंकि जो ओम होता है दोस्तों, ये फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने एवोल्यूशन के शुरुआती दौर से 2-3 दिन तक आपने क्या नहीं किया, कोई कॉपुलेशन किया ही नहीं, आसपास जाएगा नहीं, वो बेचारे आएंगे तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, समझ में आई बातें, ये नहीं होगा। इस मेथड को ही लोग हम क्या बोलते हैं, लिख लीजिए, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं राइथम, क्या बोलते हैं इसको, RHYTHM, राइथम मेथड फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए ये बात आई होप समझ में आ गई होगा नेचुरली। अब हम देखते हैं थोड़ा सा अगला मेथड। देखो एक मेथड और होता है जिसका नाम मैं दे देता हूँ आपको, यहीं पे लिख देता हूँ, इसका नाम है दोस्तों क्वाइटस, क्वाइटस लिखा ही है भैया, क्वाइटस इंटरप्टस, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही तकलीफों वाला काम है, ये ध्यान देना है ना दोस्तों। इसमें करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल है।
इसमें बस पेनिस को विड्रॉल कर देना है। पेनिस को क्या करना है, जो पेनिस होगा इज विथ ड्रॉन, है ना, विथ ड्रॉन। अच्छा, ये विथ ड्रॉन जो हो रहा है आपके सामने दोस्तों, ये विथ ड्रॉन कब तक आपको करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट। पेनिस विड्रॉल कहां से, फ्रॉम द सिंपल बता, अच्छा लिखो, फ्रॉम द वेजाइना, प्रियोर, कब, पी आर आई ओ या, प्रियोर, प्रियोर, प्रियोर इजेकोलेशन, फ्रॉम इजेकोलेशन। तो ये एक प्रकार से आपके इमोशनल को भी कहीं ना कहीं दोस्तों ये मजबूत करता नहीं, हम बता सकते हैं किस चीज को, या वैसे देखिए, ये आपके एक प्रकार से के लिए सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, या सेल्फ कंट्रोल करने की बात करता है ना। भाई कपुलेशन हो रहा है, लेकिन कपुलेशन में जैसे इजिकुलेशन का समय आया, यू हैव टू जस्ट remove from your penis to there. So how the sperm goes that side? Not never possible, fertilization होगा ही नहीं। लेकिन इस मेथड में थोड़ा बहुत आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। अच्छी विल मजबूत होनी, विल पावर मजबूत होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि हाँ चलो भाई हम ठीक है, सब कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन एट दैट टाइम वी हैव टू जस्ट रिलीज आवर पेनिस। समझा ना, तो इसको हम बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। तो ये चीजें बहुत ही खतरनाक चीज है, लेकिन अब समझ गए या जान गए या कर लिया तो बहुत अच्छा भैया। अब अगला देखेंगे नेचुरल के बाद मैकेनिकल, जिसमें आ जाएगा हमारा मैकेनिकल मेथड। दोनों तीनों समझ लो इसी में, है तो बहुत बड़ा, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। मैकेनिकल मेथड, देखो भैया कुछ नहीं, बस मैकेनिकल मेथड में आप सिंपल बता दीजिए कि हम लोगों को दोस्तों क्या करना है, प्रिवेंट कर देना है। क्या करना है, प्रिवेंट करना है जो रास्ता होता है, पैसेज ऑफ सीमेन टू द टू द फैलोपियन ट्यूब। यानी कुल मिलाकर के जो सीमन होगा, उस सीमन को तो फैलोपियन ट्यूब तक जाने ही ना दो, क्योंकि उसी फैलोपियन ट्यूब में सारे वो मौजूद है। जैसे पहुंचेगा फ्यूज कर लेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बर्थ कंट्रोल के अगेंस्ट चला जाएगा मामला। हम फैलोपियन ट्यूब तक जाने ही ना दें सीमन को, तो उसके लिए बैरियर का यूज कर लीजिए। जैसे बहुत सिंपल सिंपल बात देखो, सिंपली बता दें, जैसे इसमें आप यूज कर सकते हैं भाई साहब कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स का यूज कर लेंगे, बैरियर के रूप में आता है ना। एक हम लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों इसमें डायफ्राम, डायाफ्राम, या इसी को हम बोलते हैं सर्विकल, सर्विकल कैप लगाना, है ना। क्योंकि एक लार्ज थिन होता है, रबर का बना होता है। ये किसका बना होता है, ये एक थिन लार्ज रबर का होता है। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट बात रखिएगा भाई, डायफ्राम, सर्विकल, ठीक है ना। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। जो फिट हो जाते हैं कहाँ पर, ओवर द कॉर्टेक्स। ये हमारा फिट करवा दिया जाता है हम लोग कहाँ पर, सर्विक्स में हम लोग इसको यूज कर देते हैं। इसको सर्विक्स में फिट करते हैं, किसमें, इन ओमेन या फीमेल, जो फीमेल होती है उनके सर्विक्स में हम इसको फिट करवा देते हैं, ताकि ये डायफ्राम कैप के माध्यम से दोस्तों वहां तक ये रीच ना कर पाए, ठीक है ना। अगला देखेंगे, देखो अगला अगर हम दोस्तों दे दें इसमें इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जिसका फुल फॉर्म होता है भैया जी, लिख लो IUD। हम लोग इसको यूज करते हैं भैया, जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं, तो लिख लो मेड फ्रॉम, किससे, मेड फ्रॉम प्लास्टिक, मेड फ्रॉम प्लास्टिक, ठीक है ना। याद रखिएगा, यू को हम यूटेरस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यूटेरस में इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, डॉक्टर इसको करता है, ध्यान देना। खास तौर पे ये बना किससे होता है, तो ये कॉपर से, कभी मोस्टली कॉपर से बनाया जाता है। किससे बनता है ये कॉपर से बनाया जाता है। ये कोई स्पेशल डॉक्टर ही होगा जो इसको यूटेरस में इंट्रोड्यूस करवा पाएगा। ये भी हम लोग IVD या IUD या इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का यूज करते हैं फॉर द
बर्थ कंट्रोल के लिए। ये सब दोस्तों इसी में आते हैं जो मैकेनिकल एज वेरिएट ग्रुप में जाने जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे तीसरा वाला, कहाँ गया, नेचुरल हो गया, मैकेनिकल हो गया, हम बात करेंगे केमिकल के लिए। देखिए केमिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तीसरा वाला जिसका नाम है केमिकल मेथड, बहुत सिंपल है, कुछ मत बताइए इसमें, बस अस्पर्मी साइड का यूज करते हैं। क्या करते हैं इसमें, अस्पर्मी साइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, अस्पर्मी साइड्स का यूज करते हैं, जो क्या करता है, अस्पर्म्स को किल कर देता है। ये ध्यान रखिए, अस्पर्म को क्या करता है, ये किल करता है। ये क्या होता है, या तो एक क्रीम हो सकता है, जेली के रूप में दोस्तों इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, अप्लाइड होता है। ये कहाँ पर अप्लाइड करते हैं, वेजाइना पर, वेजाइना पर इसको अप्लाइड कर दिया जाता है। जैसे उसके पास स्पर्म जाता है वो स्पर्म ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाता है, मर जाता है। तो ये सिस्टम दोस्तों हम लोग केमिकल में यूज इसको करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें दिखाते हैं कि कुछ इसमें हम पिल्स का भी यूज करते हैं। देखो स्पर्म तो ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों कुछ ओरल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करते हैं, या इसी को हम लोग पिल्स बोलते हैं, पिल्स, इसको ओरल पिल्स के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। ये भी यूज करते हैं जो कि प्रिवेंट करता है कि इसको ओव्यूलेशन को रोक देता है। ये ओव्यूलेशन को कहता है तुम मत होना, यानी कि ये प्रिवेंट करता है, किसको प्रिवेंट करता है, ओव्यूलेशन को, इसको रोक देता है, ओव्यूलेशन के रेट को कम करता है। यानी हम कह सकते हैं ये हमारे बॉडी में क्या बनाता है, एक सिंथेटिक हार्मोन्स बना देता है, किसकी तरह, जैसे कि एस्ट्रोजन था, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ये लोग जैसे ओवुलेशन के प्रोसेस को कम कर देते थे। ठीक उसी तरह से हम लोग जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करते हैं तो ये पिल्स जा करके हमारे जो इस हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन जो होते हैं यानी एस्ट्रोजन और जैसे प्रोजेस्टेरॉन, उसी हार्मोन्स को कहीं ना कहीं डिप्रेस कर देती हैं, जिससे ओवुलेशन का जो रेट होता है ये कहते हैं ये होना ही लगभग क्लोज हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसको, ठीक है। चलिए आइए अब हम दोस्तों इसमें समझेंगे कुछ, चलिए इसको भी इसे समय देख लीजिए, कुछ है नहीं इसमें, एक अलग से मेथड है। देखो इसका नाम है इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्स या इरिवर्सिबल कह दीजिए, इरिवर्सिबल सर्जिकल मेथड। अब देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए इरिवर्सिबल मतलब ये हो गया सीधा कि प्रिवेंट द परमानेंट स्पर्म रीच विद द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब तक परमानेंट है, इसको खत्म ही कर दो, जा ही ना पाए। तो उसके लिए कुछ आप सर्जिकल कर दीजिए, दो ही होता है, नाम याद होगा, ट्यूबेक्टोमी वासेक्टोमी, खत्म कहानी, पर नाम लिख लो, बाकी कुछ ना करो इसमें, इसका नाम ले लीजिए भैया, बाकी इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें मैं दो नाम दे देता हूँ, देखो एक लिख लेना यहाँ पे वैस्कोटोमी, क्या ये वैस्कोटोमी, ये किसमें होता है, मेल में, मेल में इसको करने का मतलब क्या होता है भैया, ये डिफरेंस होता है, जो काम करता है दोस्तों ये करवाएगा, जो वास डिफरेंस होता है, यानी वास डिफरेंस, अभी वास डिफरेंस को कट कर देता है, यानी कि ये जो पाइप है ना वास डिफरेंस, इसी को कट कर देगा या इसको मोड़ देता है, स्विच कर देता है। जैसे स्विच कर देंगे अब स्पर्म बनेगा तो, लेकिन जा नहीं पाएगा, फ्यूजन नहीं कर पाएगा। तो ये मेल में वासाटोमी करवाते हैं, और फीमेल में भी नाम लिख लीजिए, फीमेल में ट्यूबोक्टोमी करवाते हैं। दूसरा एक सर्जिकल कौन सा होगा फीमेल में, ट्यूबोक्टोमी, किसमें, इन फीमेल, बस सिंपल नाम, इनमें वही काम है, बशर्ते इसमें फेलोपियन ट्यूबों को कहानी खत्म कर देंगे, कटिंग द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। अगर डू नॉट रीच टू द यूटेरस, अब वहां से जब कहानी साफ हो जाएगी तो यूटेरस तक कोई तो इसका ताल्लुकात होगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों दोस्तों एक परमानेंट मेथड है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इरिवर्सिबल सर्जिकल मेथड के रूप में, क्लियर है। तो इतनी बातें हम लोगों ने अभी सिर्फ इसके विषय में जाना, हाँ चीजें हैं तो बड़ी एडवांस हैं, बशर्ते समझना है, रटना है इसको, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। चलिए
चलिए भैया, एक और इसमें बच्चा रहेगा जिसका नाम ये भी लिखिए, फिर आगे बता रहा हूँ। देखो करेक्टिव मेथड, आप जानते हैं दोस्तों करेक्टिव मेथड का मतलब ये होता है कि जो अनवांटेड कंसेप्शन हो जाते हैं, यानी कि आप नहीं चाहते थे लेकिन आपने कंसीव कर लिया गलती से। अब समाज भी है, लोग भी हैं, अपने भी हैं, प्रश्न तो उठेगा ही उठेगा। अब बात जब हुई है तो दूर तल तक फैलेगी ही। सेम प्रोसेस हियर, कंसीव हो गया है लेकिन अनवांटेड है। अब हम चाहते हैं कि किसी तरह से इसको अनएक्सपेक्टेड को हम बाहर कर देते हैं। मेथड के लिए उसका अलग अलग ट्रीटमेंट है। उसके लिए क्या करते हैं, परमानेंट मेथड है। इस परमानेंट मेथड्स में दोस्तों क्या करते हैं, इस टेकन किया जाता है, हम लोग अवॉइड को कैन बी अवॉइडेड बाय दिस मेथड। उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, जैसे ये डन बाय इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इसको हम इंड्यूस्ड करते हैं एबॉर्शन से, या इसी को एमटीपी भी कहते हैं, या इसी का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखो ध्यान से। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं इसको, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑफ प्रेगनेंसी। समझ में आया? यानी मेडिकल टर्मिनेशन कर दिया, यानी कि इस प्रकार से दोस्तों ये जो अगर मेथड होता है तो इसमें जो प्रेगनेंसी होती है ये परमानेंटली उसको क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसमें हम लोग इसको परमानेंट टर्मिनेट करने की क्षमता रखते हैं इस मेथड के द्वारा। तो ये अच्छी बात है कि खत्म हो जाए जब वो अनएक्सपेक्टेड था, ये हम कह सकते हैं कि जो अनवांटेड माना जाता है, इसकी वजह से इसको खत्म करना कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते इसमें जैसे फर्टिसाइड होता है, इसमें हम जैसे जो लोग होंगे उनका सहमति जरूरी है, तब जाके इसको हम खत्म करें। क्योंकि अगर कह सकते हैं कि बस यू हिडन मामला है तो फिर भाई वो तो अलग अलग सोर्सेस के द्वारा आपके पास होगा जानकारी कि कौन क्या कह रहा है, वो तो अलग बात है। लेकिन इसको हम इस मेथड से अलग कर सकते हैं। एमटीपी ध्यान रखिएगा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के द्वारा इसको खत्म कर सकते। अगला देखेंगे दोस्तों, हमारा आएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसका नाम है एसटीडीएस। ध्यान देना, एसटीडीएस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कुछ नहीं है। इसमें आप बताइए दोस्तों कि ये कैसे होते हैं। इट किसी भी, सीधा बताइए, ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, कैसे फैलेगा, इन्फेक्टेड पर्सन, जो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है यहां से किसी भी एक हेल्दी पर्सन तक इसको जाने में देर नहीं लगती है, ध्यान देना। लेकिन इसमें कैसे फैलेंगे, ये हो जाएगा, कब होता है, बाय सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। अब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के दौरान ये हो जाएगा। और इसको फैलाने वाले कौन होते हैं, तो लिख लेना, इसको फैलाने वाले हो जाएंगे स्टडी कैन बी, ये हो सकते हैं, यानी कि जो स्टडीज होते हैं मे बी बैक्टीरियल। बैक्टीरियल जब कहा जाएगा दोस्तों तो इसमें मैं नाम दे देता हूं, याद करिएगा, गोनोरिया, गोनोरिया, गोनो गोनोरिया, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब एक ले लेना, सिफिलिस। क्या होगा ये, सिफिलिस। ध्यान देना, ये दोनों दोस्तों हमारे लिए किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैक्टीरियल है। ऐसे भी मिलेंगे जो एसटीडी फैलाने वाले कुछ वायरस भी होते हैं, तो वायरसेस के द्वारा होगा, जैसे अभी आगे मिलेगा आपको एचआईवी। एचआईवी तो आप जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध है बीमारी, जिसका अभी तक कोई दवाई बनी ही नहीं, वैक्सीन तैयार ही नहीं हो पाती है। हर बार जब ये आता है तो अपने शेप साइज को बदल के आता है, कैसे कोई जान पाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे अब ये कहना क्या चाहते हैं। देखो इसमें दोस्तों बताएंगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, जब ये बैक्टीरियल वाला इन्फेक्शन हो जाता है किसी को, एसटीडी अगर बैक्टीरिया क्या हुआ, बैक्टीरियल 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 जो इन्फेक्शन होता है, ये हमें कहीं ना कहीं क्या करता है, ये हमें बर्निंग करता है, बर्निंग सेंसेशन। क्या करता है ये, बर्निंग सेंसेशन करता है। कहाँ पे करेगा ये करेगा हमें व्हाइल
while passing out urine, while passing out यूरिन। तो वहां पर आपको देखेंगे कि इस प्रकार से इन्फ्लेमेशन होगा, अर्थात हम कह सकेंगे कि ये जेनाइटलीय होगा। कहाँ पर होता है ये? जेनाइटल में होता है। तो ये रोग आपको बैक्टीरिया से होगा। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल, इसमें एक होगा, बहुत दर्द होगा, पेन होगा इसमें, लेकिन हाँ ये भी बताते हैं जैसे इसमें सोर्स होगा, जैसे इसमें आप देखेंगे दोस्तों एक में होगा, ये सब तकलीफ दर्द इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर एसटीडी इज काज्ड बाय द बैक्टीरियल देन इट कैन बी शो लाइक दैट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ाएंगे। इसमें क्या कहना चाहते हैं भाई, ये अगला बताता हूँ। इसमें ये लोग कह रहे हैं कि हम भैया क्या करेंगे, इसको सिंपल बताइए, इसका क्यूरेबल क्या है, यानी कैसे इसको इलाज करें, क्या ट्रीटमेंट है। तो क्यूरेबल में दोस्तों बताएंगे कि एक्वार्ड कैसे से अवॉइड करिए, मल्टीपल सेक्सुअल जो हो रहा है, ये मल्टीपल रिलेशन बंद करिए, मल्टीपल सेक्स पर्सन अवॉइड अवॉइड करिए, मल्टीपल सेक्स पार्टनर। ठीक ना, इसको बंद करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे आपको यूज करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट वेरियर, अप्रोप्रिएट वेरियर मेथड का यूज आप कर लीजिए। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का भी आप यूज कर सकते हैं। ये सब दोस्तों कहीं ना कहीं इस प्रकार के रोगों से हमको क्या करता है, निजात दिलाने का काम करता है। समझ में आई बात है। चलो अब हम दोस्तों इसमें समझेंगे एक रोग होगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा, एड्स। एड्स जाने, ठीक है ना, फुल फॉर्म आपको पता होगा, मैं लिख दूं कहिए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखो लिख लेते यहाँ पर, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये ध्यान देना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसमिट कैसे होता है भैया, तो बताना, ये ट्रांसमिट होता है किसी भी रोगी व्यक्ति से, नहीं पर्सन टू अनदर पर्सन। कब होगा ये? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। इस दौरान ये आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। और ये ट्रांसमिट होता किसके द्वारा, तो ब्लड के द्वारा। इसमें ब्लड इंपॉर्टेंट है, ब्लड नहीं होगा तो ट्रांसमिट जल्दी होगा नहीं। तो ब्लड चाहिए, या कहीं कोई कट गया हो जो इन्फेक्टेड हो पहले से, कटिंग के द्वारा हो सकता है, या किसी का स्क्रैच लग जाए, स्क्रैच भी हो सकता है, ध्यान देना इसको। या अभी मैंने कहा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड ट्रांसफर, कट लग गया, स्क्रैच लग गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, पहले से इन्फेक्टेड रहा है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये रोग हम देखते हैं कि कैसे आगे ये फैल रहे होते हैं। आपके सामने पेश कर दिया मैंने। अब देखो इसमें क्या कहता है। इसमें दोस्तों काजेटिव ऑर्गन का नाम तो जान लीजिए, कौन डिजीज से कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉजेटिव ऑर्गन, यानी कॉजल ऑर्गेनिज्म। कौन है ये रोग करने वाला, तो इसका नाम है HIV। सिंपल, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ब्रैकेट में लिखना HIV। ये भैया है जो एड्स करने में सक्षम है। ये कहते हैं मैं करूंगा एड्स, करो तुम। ये लोग मिलकर के इस प्रकार से रोग फैला रहे हैं। ये होता कैसे है, तो देखो वही सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ किसी भी किसके अफेक्टेड पर्सन से, या हो सकता है यहां से वेजाइनल फ्लूइड आ गया हो, इससे भी फैल सकता है। ठीक है ना,
या हो सकता है कि एक्सपोज कर दिया हो, एक्सपोजर कर दिया हो, एक्सपोज्योर, एक्सपोज्योर ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, एक्सपोजर ब्लड, या हो सकता है उसी के जो इन्फेक्टेड पर्सन उसके सिरिंज को यूज कर लिया आपने, सेम सिरिंज को यूज कर लिया, या हम कह सकते हैं नीडल को यूज कर लिया, या हो सकता है भैया कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर, इन्फेक्टेड मदर्स जो ब्लड होता है कहाँ पर, टू हर बेबी ब्लड। तो आप सोचो कोई माता जी हैं पीड़ित हैं, उनका भी ब्लड बच्चे में जो बेबी है वहां पर ट्रांसफ्यूज हो गया, खत्म, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन सॉल्व लीजिए। चलिए इसी में इसका भी प्रिवेंशन देख लेते हैं दोस्तों कि प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है एचआईवी का। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वही सेम प्रोसेस होगा, जिस चीज से अवॉइड करना है आपको तो पहला लिख देना अवॉइड करना है हमको, कलर बदल देता हूँ। तो भाई अवॉइड करिए भैया, आपको अवॉइड करना पड़ेगा क्या चीज, अवॉइडिंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर, यूज करिए यूजिंग यूजिंग कंडोम। ठीक है ना, फिर देखेंगे इस प्रकार से बहुत सारी नीडल्स का यूज मत करिए, सिरिंज का यूज मत करिए, जिससे धीरे धीरे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रोग से धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हैं, ये ध्यान देना। ठीक है ना, अब इस हाँ स्क्रीनिंग आप ब्लड जरूर करिए, जब भी ट्रांसफ्यूजन करवाइए ब्लड का स्क्रीनिंग जरूर करवा लिया करिए। ठीक है, जिससे रोगों का भी था लग जाए और आगे इन्फेक्शन काज ना हो पाए। ठीक है ना, अवॉइड, हाँ अवॉइड करिए शेयरिंग को, अवॉइड यही लिख लीजिए चाहते शेयरिंग द, या शेयरिंग ऑफ नीडल करिए, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, इसको जरूर याद करिए। ये जरूर देखिए कि कोई एचआईवी पॉजिटिव है कि नहीं है, अगर है तो उससे भी दूरी बनाकर चलिए। तो ये तमाम चीजों से हम लोग दोस्तों एचआईवी जैसे रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व लीजिए। चलिए मैं इसके बाद एक फिगर बना देता हूँ एचआईवी वाला, ताकि थोड़ा फिगर आपके दिमाग में रहे तो ज्यादा बेहतर है। चलिए बना लीजिए इसको। चलिए भैया, अब इसमें हम लोग एक फिगर बनाया है मैंने एचआईवी का, आप भी देख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। माना कि मैं कोई आर्टिस्ट नहीं, फिर भी प्रयास करता रहता हूँ। तो देखिए इसमें मैंने फिगर बनाया दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं ये जो पूरी बाउंड्रीज है ये सब, ये हमारा कहलाता है क्या, वायरल एनवेलप। ठीक है, वायरल का पूरा एनवेलप हो जाएगा। ठीक, अब जब इस बाउंड्रीज को आप कवर करते हैं तो धीरे धीरे आते हैं भैया क्या, उस बाउंड्रीज के ऊपर धरे हुए चीजों पर, जैसे ये सब, ये सब कहलाते हैं इसके ऊपर, यानी वायरल एनवेलप के ऊपर सब क्या धरी है, ये एनवेलप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, यानी ये सब जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं एनवेलप में किसके, ग्लाइकोप्रोटीन के होते हैं। ये समझ में आए बातें। अब जब इन्वेलप आप ग्लाइकोप्रोटीन करते हैं, फिर आप इस लेयर के आप देखेंगे यहाँ पर कि ये सारी चीजें किस तरह से भरी हुई हैं। ठीक, ये देख सकते हैं आप। अब मैं आता हूँ अगले लेयर में, ये दूसरा वाला, दूसरे लेयर की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरा का पूरा ये घेरा रहता है। ये क्या कहलाता है, ये मैट्रिक्स प्रोटीन, ये सब पूरा मैट्रिक्स प्रोटीन भरे हैं। ठीक है ना, ये दूसरा लेयर हो गया। इस मैट्रिक्स प्रोटीन के अंदर जब आप आते हैं ये वाला, ये कहलाता है कैप्सिड प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, कैप्सिड प्रोटीन, यानी कि P24 है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी कैप्सिड प्रोटीन के अंदर जब घुसते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखा, देखिए धागे वाला क्या कहलाता है, ये आरएनए है। आरएनए के बिल्कुल खोपड़ी पे यानी मुंह पे क्या रखा है, ये देखो
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, क्योंकि ये इसमें पाया जाता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके लिए इंपॉर्टेंट है। डीएनए से आरएनए, तो आरएनए से डीएनए बनाने की सहमति इसके द्वारा। देखिए अब देखेंगे यहाँ पर इसी आरएनए के बिल्कुल बेस पर आप देखेंगे दोस्तों, ये आरएनए पूरा मौजूद है, ये है। और यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स है, प्रोटीन है। देखो ये हमारा जैसे ये है एरिया छोटा सा ना, ये सब क्या है, एक एंजाइम है। और एंजाइम से आप देख सकते हैं जैसे ये नाम क्या है इसका, प्रोटेज एंजाइम विच आर हेल्प फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं साथियों, ये हमारा एक प्रकार से किसका है, एक एचआईवी वायरस इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है। ये वही एचआईवी है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के रूप में काम करता है और मानव में एड्स नामक रोग को आगे फैलाने में जिम्मेदार होता है। और ये इट इज अ चीफ पॉइंट फॉर दैट। चलिए, तो इस प्रकार से साथियों हम लोगों ने आज क्लास 10 का ये हाउ टू ऑर्गेनिज्म चैप्टर समाप्त कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि शुरू से लेके आज तक का जो लेक्चर रहा है, लगभग 5 या 6 लेक्चर हैं। इस लेक्चर्स में पूरे चैप्टर को मैंने समायोजित किया है। और अगर आप शुरू से अंत तक लगे रहे होंगे, देखते रहे होंगे, तो ये चैप्टर्स आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने आज 10th में भी एक चैप्टर फिनिश कर दिया है। अब इसमें एक चैप्टर और देखेंगे जो लास्ट होगा, इसका हेरिडिटी होगा। वो बहुत छोटा है, 1 या 2 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। वो भी मिलेगा आपको, कल मिलेगा आपको पहला, जिसमें ओवरव्यूज होंगे। और ओवरव्यूज के बाद 2 या 3 लेक्चर में इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो ना किए होंगे अभी तक। और नोट्स बढ़िया बनाते रहिए, एग्जाम बहुत करीब है, बस चंद्र दिन और बचे हैं। इत्मीनान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। बहुत ही जल्द ये समाप्त होने के बाद आपको वन शॉर्ट लेक्चर मिलेगा जो 50 से 55 मिनट में पूरे चैप्टर को समाप्त कर देगा। अभी तक अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, तो अगर अब आप वन शॉट पर आने वाले पर ध्यान दे दिया, तो भी आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब मिलिए फिर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया।